सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों को पता है कि इसके पेपर शुरू हो जाएंगे अभी 29 दिसंबर से और फरवरी तक चलेंगे दोस्तों ऑनलाइन मोड में। तो आप लोगों के सामने लगातार मैं प्रीवियस पेपर की श्रृंखला लेकर के आ रहा हूं दोस्तों। इससे पूर्व मैंने आपके सामने 2019 का जो बाल विकास एवं मनोविज्ञान का पेपर था उसको सोल्व किया था। आज मैं आप लोगों के सामने जनवरी 2021 में जो पेपर हुआ था सीटेट का पेपर फर्स्ट, उसका बाल विकास एवं मनोविज्ञान आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं दोस्तों। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज आपको इस चैनल में देखने के लिए मिलेगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कथन था पिता का, ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। लड़के क्यों नहीं रो सकते? अगर चोट लगेगी तो रो सकते हैं लड़के, ठीक है। या फिर इस तरीके का होता है कि लड़कियां बाजार नहीं जाती हैं, लड़के किचन का काम नहीं करते हैं। तो ये जहां पर भी इस तरीके के कथन होते हैं दोस्तों, ये हमेशा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं। तो पिता का कथन यहाँ पर भी कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं, ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो एक प्रगतिशील जो कक्षा होती है दोस्तों, याद रखेंगे कि एक जो अध्यापक होता है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौका प्रदान करने चाहिए दोस्तों, ठीक है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। दूसरा है अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तीसरा, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी, अधिगम की प्रक्रियाओं में अर्थहीन होगी। तो देखिए दोस्तों, ये अधिगम लेव वाइगोत्स्की के अधिगम में ये चीजें क्या करेंगी? पाढ़ यानी कि स्कैफोल्डिंग ढांचा, आधारभूत संरचना का काम करेंगी दोस्तों। स्कैफोल्डिंग क्या, क्यों, कैसे, या फिर आई डू, यू डू और वी डू की जो अवधारणा थी लेव वाइगोत्स्की की थी, तो यहाँ पर जो अध्यापिका कर रही है क्या, क्यों, कैसे वाले, तो ये अधिगम में पाढ़ यानी कि स्कैफोल्डिंग का काम करेगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्रथम कारक है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। परिवार प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय द्वितीय कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो यही इसका आंसर यहीं पर मिल जाएगा कि विद्यालय सामाजिकरण की एक द्वितीय कारक होता है, जबकि परिवार सामाजिकरण का क्या होता है? प्रथम प्राथमिक कारक होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किस चीज पर जोर देता है? बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं और बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत इसी पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है, ठीक है। किसी काम को इसलिए करना चाहिए कि ताकि उसे दूसरे लोग स्वीकृति देते हैं, इसलिए करना चाहिए। तो नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है लॉरेंस कोहलबर्ग के? प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत या अमूर्त संक्रियात्मक। तो देखिए दोस्तों, याद रखेंगे कि
जो बच्चे करते हैं दूसरों की शाबाशी पाने के लिए करते हैं। तो ये जो नियम होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्रथागत, ठीक है। बच्चे किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे उसकी स्वीकृति देते हैं या फिर शाबाशी देते हैं, तो ये प्रथागत के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है, ठीक है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस चीज़ पर महत्व पर जोर देता है, यहाँ पर है सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा या संतुलीकरण। तो याद रखेंगे दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। याद रखिएगा, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णन किया है जीन पियाजे ने, तो यहाँ पर है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र या स्कीमा या मनोबंध। तो याद रखेंगे दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को जीन पियाजे ने स्कीमा के रूप में क्या किया है, वर्णित किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 साल तक की उम्र के बीच में होती है, तो इसमें मुख्य गुण क्या होता है, यहाँ पर है अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीयकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरचना और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो मुख्य गुण होता है वो होता है विचार और सोच में केंद्रीयकरण। सोच और विचार में क्या होती है, केंद्रीयकरण आने लग जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलती है आपकी 2 से 7 तक, ठीक है। बाकी आपकी अमूर्त सोच हो गई और परिकल्पित निगमनात्मक सोच जो होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है, जिसे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता आपकी संरक्षण और पदार्थ को क्रमबद्ध करने की क्षमता और अमूर्त सोच का विकास, संरचना और पदार्थ को क्रमबद्ध करने की जो क्षमता होती है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है, ठीक है। और अमूर्त सोच का विकास तो आपका अमूर्त उसमें होता ही है, और संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है दोस्तों। आप इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बाकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो मुख्य वो है वो विचार सोच में केंद्रीकरण होता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है और विकास बहुआयामी होता है। तो देखिए दोस्तों, विकास के संदर्भ में जो सबसे सही कथन है वो है विकास बहुआयामी होता है। विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं जिसके आधार पर विकास होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास होता है, सबसे पहले दोस्तों आपका क्या होगा, सांवेदिक, फिर आपका मूर्त और फिर उसके बाद अमूर्त। तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, मिल गया है आपको, संवेदिक या पेशिया बोलते हैं जिसे, फिर मूर्त विकास होता है, फिर अमूर्त विकास होता है दोस्तों। इस तरीके से याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता को हमेशा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए और इसी रूप में इसको देखा भी जाना चाहिए दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर,
अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर, या हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। तो समावेशी कक्षा में यही होना चाहिए कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ठीक है, तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त किया गया है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब उसे क्या कहेंगे? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है दोस्तों। और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब का है? 2016 का है दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। तो याद रखेंगे दोस्तों, क्या नहीं कर? शिक्षा शास्त्र के आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम कठिनाइयों को जूझते छात्र की जरूरतों को संबोधित करने के लिए शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए एक अध्यापक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता या असतर्कता। तो याद रखिए, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख जो लक्षण होता है दोस्तों, वो होता है अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन कि किसी चीज़ के बारे में सोचना और कितने प्रकार से सोच सकते हैं, यही अपसारी चिंतन भी होता है। तो अपसारी चिंतन अगर दिख रहा है बच्चे में, तो सृजनात्मकता की पहचान का एक प्रमुख लक्षण भी होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को, तो विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूर करे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ता होते हैं तो वहाँ पर एक अध्यापक को हमेशा विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए दोस्तों। ठीक है, उनके रोल मॉडलों के बारे में बताना चाहिए, उनके रोल मॉडलों से रिलेटेड कहानियाँ उनके सामने रखनी चाहिए। तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये इसका एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर कर। तो किस प्रकार सुसाध्य किया? तो विद्यार्थियों में डर की भावना तो हो नहीं सकती दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है कि लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, जोर देना भी उचित नहीं होता है ऑप्शन के हिसाब से। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो ये भी, तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है, जो समरूप हैं उनके इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य किया जा सकता है दोस्तों। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम किया जा सकता है अधिगम की? तो बच्चे को दंड देकर के तो कभी नहीं होगी, लेकिन प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके, अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके अधिगम की अभिप्रेरणा को क्या किया जा सकता है? कायम किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, प्रवीणता या अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है शर्मिंदगी, यानी कि शर्मिंदगी
से क्या होगा, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अत्यधिक हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, और शर्मिंदगी के भाव का अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शर्मिंदगी से हमेशा नकारात्मक ही प्रभाव पड़ सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2, तो शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, या अनुकरण, नकल और दोहराना। ठीक है, तो विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना ये तो गलत हो जाएगा, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना ये भी गलत है, अनुकरण नकल को दोहराना ये चीज़ भी गलत है। तो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना दोस्तों, ठीक है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ठीक है, अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, या अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, त्रुटियां निकलेंगी, उसके बाद पता लगेगा, और उन त्रुटियों का निवारण करके ही अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करने से त्रुटियों की समझ हो पाएगी, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए यह अर्थपूर्ण भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। ठीक है, तो सूचना जब अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है दोस्तों, तो बच्चों को सीखने में कठिनाई वास्तव में होती है। ठीक है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो, ठीक है, तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, जो अधिगम के लिए भय मुक्त वातावरण की बात होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया है कि कोई भय नहीं, और कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो भय तो नहीं है, लेकिन उत्तेजना होनी भी जरूरी है, यानी कि संतुलित उत्तेजना, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आता रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए दोस्तों कि अधिगम की संरचनात्मक विचार में यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ज्ञान की संरचना में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। तो अधिगम के लिए निम्न कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो योग्यता, जो योग्यता होती है उसे सुधार किया जा सकता है, यानी कि योग्यता सुधार्य है, ये उपयुक्त है किसके लिए? अधिगम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो संकल्पनात्मक जो समझ होगी उसकी बढ़ोतरी में कौन सी परिपाटी सहायक है? तो प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, या अन्वेषण और संवाद। तो अन्वेषण का मतलब होता है खोज और संवाद का मतलब होता है चर्चा। ठीक है, तो अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी के लिए सबसे ज़्यादा सहयोगी हो जाएंगे दोस्तों, अन्वेषण और संवाद दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार्य के दौरान
साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक क्या दर्शाता है। तो वाइगोत्स्की ने इस तरीके जो लोग खुद से बात करते रहते हैं अपने काम करने से पहले, तो उसे क्या कहा है, तो संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रितता या मनोवैज्ञानिक विकार। तो इसे कहा गया है दोस्तों स्वनियमन। ठीक है, स्वनियमन की बात की गई है दोस्तों किसके द्वारा, यहाँ पर वाइगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना और पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो याद रखिएगा दोस्तों, मूल्यांकन पद्धतियों का मुख्य लक्षण होता है कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, कि किन चीज़ों की उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और किस चीज़ की वजह से इनके अधिगम लेवल को सुधारा जा सकता है। ये मूल्यांकन पद्धति का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो विद्यार्थियों की जरूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करना मूल्यांकन पद्धतियों का मुख्य लक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो बच्चों का विकास या बाल विकास में जो विभिन्नताएं होती हैं वो आनुवंशिक और पर्यावरण की जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। कहीं पर कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये मत सोचिएगा कि पेपर सेकंड में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, तो पेपर सेकंड में भी ये आते हैं और पेपर फर्स्ट में तो ये पेपर ही था दोस्तों। तो लगातार आप लोगों के सामने इस तरीके के प्रीवियस पेपरों की सीरीज़ लेकर के आता रहता हूँ दोस्तों। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर भेजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।